देखिए क्लास 12th आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आरबीएसई हिंदी मीडियम में। चैप्टर 4 नाम है सारणिक। सारणिक डिटर्मिनेंट आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। सुपरिभाषित आंकड़ों को पंक्ति तथा स्तंभों में व्यवस्थित कर मापांक या मॉडुलस में लिखना सारणिक कहलाता है। मतलब जैसे मैट्रिक्स था ना, मैट्रिक्स में अपन जैसे ये यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ये फॉर एग्जांपल देखिए ये आपको मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आपको सारणिक बनाना है तो ये जो बड़ा कोष्टक है इसकी जगह आप मॉडुलस लगा लो, ये मापांक, तो इसे अपन बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। ये टोटल सारणिक हुई ये वाली। तो इस सारणिक को आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले एक चीज़ आप नोट करना, सारणिक एक वर्ग मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान होता है। मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स सारणिक नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक सारणिक एक वर्ग मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? वर्ग मैट्रिक्स होता है। जितने भी मैट्रिक्स हैं वो सारे सारणिक नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग मैट्रिक्स है उसको अपन क्या बना सकते हैं? सारणिक बना सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्सों का योग मैट्रिक्स होता है, दो मैट्रिक्स का गुणा मैट्रिक्स होता है, दो मैट्रिक्स को घटाएंगे मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्स गुणा करेंगे मैट्रिक्स आएगा। लेकिन सारणिक एक संख्यात्मक मान होता है। सारणिक एक वर्ग मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान होता है। तो ए जो मतलब ये मैट्रिक्स होता है आपको पता है AIJ, तो इसे लिख सकते हैं क्या है? मोड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट, इसे डेल से व्यक्त करते हैं। तो ये वैल्यू होती है जो जैसे एक फॉर एग्जांपल ये 2/2 का इसका आपको प्रसरण करना है। क्या करना है? प्रसरण या मान ज्ञात करना है। तो वो कैसे होगा? तो ये लिख दिया। तो इसमें सबसे पहले नियम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 4 8, फिर आता है माइनस, -1 × 3 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ऐड करें कितना है? यही होता है सारणिक का हल करना, मान ज्ञात करना, किसी सारणी का मान ज्ञात करना या प्रसरण करना। ये सारणिक दे रखा है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेस करेंगे, क्या आएगा? 10। ये इसका आंसर है। देखो प्रसरण करना सीख लेना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा, ये मेरी गारंटी। इसमें अधिकतर सवाल है 80% है वो प्रसरण करने से सॉल्व हो जाते हैं। कई मेथड भी है, लेकिन मेथड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आएगा और मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ ये आप आराम से कर सकते हो। ये 3/3 की है, मतलब 3 × 3 का जो मैट्रिक्स है उसको आपको सारणिक बनाया है। ये आपको सीखना ज़रूरी है, ये प्रश्न सीखना ज़रूरी है, गारंटी है यही सवाल आएगा। मतलब संख्या चेंज हो सकती है, तरीका यही रहेगा। कैसे? ये दे रखा है तो इसका कैसे होगा? यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है। तो पहले आपको 1, ये अवयव है A11 बोलते हैं इसे। तो A11 को आप छुपाओगे। A11 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्योंकि ये होता है AIJ। क्या होता है? AIJ। आई यहाँ पर क्या? पंक्ति, जे क्या? स्तंभ। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा दो, ये पहली पंक्ति और ये पहले स्तंभ को छुपा दिया। क्या बचा? 0 4 3 4, यानी ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आएगा? 12 आएगा। फिर वही या माइनस, ये रहा माइनस 2 का 2। अब ये होता है 11, तो इसे छिपाएंगे, यानी इसी पंक्ति और इसी स्तंभ को छिपाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 × 4, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। तो आगे देखिए ये 1 है तो +1, इसे छिपाएंगे तो क्या बचेगा? 1 × 3 3, 2 × 0 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 12, यहाँ बचेगा -4, ये रहा -4, यहाँ बचेगा 3 × 1 करेंगे क्या आएगा? 3, इसका मल्टीप्लाई इसे करें माइनस माइनस प्लस, 2 × 4 8, ये माइनस का 12, लेस करेंगे क्या आएगा? -1 आएगा। ये आगे और अपन करते रहेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, एग्जाम्पल में भी आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ढंग से समझ लेना। ये आपका है, ये कॉलम होती हैं, ये रो होते हैं। आपको जिसके सापेक्ष कहे उसके सापेक्ष कैसे भी कर सकते हैं। अभी जब अपन ये जो प्रसरण कर रहे हैं वो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, देखो मैं बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ, आराम से समझ लेना। नोटबुक में इसलिए करा रहा हूँ, एग्ज़ाम बहुत पास में है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, इसलिए करवा रहा हूँ। क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार वीडियो कट करना पड़ता है, इसमें अपने सीधे चलते हैं। तो सबसे पहले 1 मतलब क्या है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा दो। क्या बचा? 3 × 2 क्या हो गया? 6, 0 × 1 क्या हो गया? 0, माइनस का 2, ये छुपा दो। 2 × 2 कितना हो गया? 4, 3 × 1 हो गया 3,
प्लस 0, 0 छुपाओगे 0 एंड 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ये टोटली 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, 1 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा माइनस का 2, यहाँ बचेंगे 6, 6 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ऐसे करते हैं प्रसरण, ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है। अब अपन आते हैं डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज, सारणी के गुणधर्म। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर, मतलब या तो पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये डेल दे रखा आपको, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना मैंने ऊपर बता दिया, फिर एक बार और बता रहा हूँ लास्ट टाइम, समझ लेना। यहाँ प्लस आता है, फिर यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है। पहले में प्लस आता है, दूसरे में माइनस आता है, तीसरे में प्लस आता है। पहले 1 है, 1 को छुपा दो, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 6 आया। फिर आपको क्या छुपाना है 2 को, ये 2 को छुपाया, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3। फिर आपको क्या छुपाना 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, यहाँ लेस करेंगे 3 बचेगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5, 5 इंटू 2 करेंगे 10, यहाँ बचेगा -2 इंटू 1 करेंगे, ये माइनस का 12 प्लस 3 कितना है माइनस का 3, ये आ गया। अब आपको सभी पंक्तियों को, ये पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ में बदल, अब इसका पर्सन करें, इसका भी आंसर क्या आया -3। इसका मतलब क्या हुआ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब ये परिवर्त मैट्रिक्स था ना, परिवर्त मैट्रिक्स, तो इसी तरीके से ट्रांसपोज मतलब दोनों इक्वल होंगे। सारणी में सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब है गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर बदल दिए जाए तो उस सारणी में केवल चिन्ह परिवर्तन होता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कैसे? जैसे ये अभी मैंने सॉल्व किया था, आंसर क्या आया -3 आया था ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ R1 और R2 को चेंज, ये R1 है और ये क्या है R2, इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ। इसे बोलते हैं R1 चेंज टू R2, R1 की जगह R2 लिख दो, R2 की जगह R1 लिख दो, लिख दिया ना। देखो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये जो है उसको यहाँ लिख रहा हूँ, चेंज किया। अब इसका साइन चेंज होगा, कैसे हुआ? फिर वही सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया इस बार 3, पहले क्या आया था -3, इस बार क्या आया 3। तो इससे यही सिद्ध होता है यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, जैसे मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, ये C1 है ये C2 है, इनको भी चेंज करूँगा तो अब इसका भी आंसर क्या आएगा +3। सिर्फ 2 को चेंज करना है, सभी को चेंज करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को अपन ने बदल दिया तो उसमें चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर समान है तो सारणी का मान क्या आएगा 0 आएगा। R1 R2 बराबर है, उत्तर देखते हैं 0 आता नहीं आता, मैंने ये प्रसरण किया हुआ है, मैंने बताया अभी, इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आया। इससे क्या सिद्ध हुआ? किसी सारणी की 2 पंक्ति, यहाँ पर R1 और R2 सेम है इसलिए इसका आंसर क्या आया 0। मतलब कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर होंगे उस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा, समझ लेना। नेक्स्ट, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। ये R2 के सभी अवयव क्या है 0 है, तो इसका प्रसरण करेंगे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सबके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 0 ही आएगा। ये ऐसे करेंगे 0 आएगा, ऐसे करेंगे ये इसका 0 आएगा, ऐसे करेंगे तो अभी 0 आएगा। कुल मिला के यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उसका आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट, यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे? ये दे रखी एक सारणी, ठीक है, इसमें अपन k से ये जैसे k कॉमन आ रहा तो यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ये k गुणा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सिर्फ इसीलिए समझना। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में से कोई भी संख्या कॉमन आ रही तो उसको बाहर ले सकते हैं, वापस यही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव योगफल के रूप में हो तो उसे 2 या 2 से अधिक सारणी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये जो C1 है इसके अवयव हैं वो योग के रूप में, तो इसको पहले A वाले लिख सकते हैं, इसे और इसे ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना। मतलब ये 2 अवयव हैं योगफल के रूप में है, तो ये D1 D2 और D3 है ना, तो इनके साथ में वापस आ जाएगा। मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, याद रखना, ठीक है। ये गुणधर्म इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा।
सारणी का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव या उन्हीं के सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। कैसे, ध्यान से समझना। सारणी का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और सहखंडों, तो ये अवयव ये होते हैं बेटा, A11, A12, A13 ये सारे अवयव है, तो इनके सहखंड है या F1 है, आप A11 भी लिख सकते हो। तो A जैसे 11 लिया है तो A जो कैपिटल A है उसे अपन बोलते हैं सहखंड। ये अपन बताएंगे कैसे निकालते हैं। वैसे ये 5वें चैप्टर में है, अभी 14वां चैप्टर चल रहा है, 5वें चैप्टर में ये अपन सहखंड वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है, A11, अब जैसे मैंने A12 लिख दिया है तो यहाँ पर A12, ये जो A कैपिटल है वो आपका सहखंड है। क्या है, सहखंड। तो अब A13 लिख दिया तो यहाँ A13 आएगा। ठीक है, तो इनके योग सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये डेल का मान है, इसका मान है डेल का मान, ये भी लिख सकते हैं। यदि किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ के अवयवों तथा अन्य सहखंडों के से गुणा करके जोड़ने पर हमेशा शून्य मान प्राप्त होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कहीं पे बहुत कम यूज़ होता है। मतलब जैसे सेम के साथ में करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा, अलग से कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए सेम के साथ में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल, अगर दूसरे से कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। त्रिभुजाकार आव्यूह, मैंने बताया था त्रिभुजाकार 2 प्रकार की होती है, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार, एक निम्न त्रिभुजाकार। से संबंधित सारणी का मान उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। जैसे ये कौन सी है, नीचे 0 है तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार है, ऊपरी त्रिभुजाकार, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर। ये भी क्या है, त्रिभुजाकार है, इनके गुणनफल के बराबर होगा, तो AXL इसका आंसर होगा। ये याद रखना, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें, सब्जेक्टिव बहुत कम बनता है, तो मैंने बता दिया। लास्ट और 10वां है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कंपटीशन में आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ढंग से समझना। यदि किसी सारणी में x के बहुपद हो, मतलब उसके गुणनखंड हो, और x के स्थान पर a रखने पर सारणी का मान 0 हो, तो x माइनस a सारणी के मान का एक गुणनफल होगा। तो जैसे यहाँ पर a रख दिया तो ये दोनों सेम होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो x माइनस a इसका क्या होगा, गुणनखंड। अब जैसे इसमें b रखने पर भी हो रहा है तो x माइनस b भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब और क्या आएगा वो नहीं कह रहा है, ये सिर्फ ये कह रहा है जिससे ये 0 हो रहा है वो इसका गुणनखंड होगा। तो ये a से 0 हो रहा है तो x माइनस a इसका गुणनखंड होगा, b से भी 0 हो रहा है तो x माइनस b इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये आपको मैंने गुणधर्म बता दिए, प्रसरण बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये मैं जो आपको तैयारी करवा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 18 तारीख के लिए है। आप ये मत सोचना सर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनका ये कोर्स हो चुका है उनको आसानी से समझ में आएगा। और आप लोगों के लिए ये है, ये बेसिक हो रहा है आपके, ये सिलेबस नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपके बेसिक हो रहा है। आप बेसिक पढ़ो, लॉकडाउन में आपके बेसिक हो जाएगा तो भी आपके लिए बहुत है, आगे बहुत काम आएगा।